हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, व्हिच इज पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। जब हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो उस केस में ये पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फटाफट से इस सेशन को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने अभी तक डिस्कस किया कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो जो भी उसके एसेट्स होता है उनको यहाँ पे बेच दिया जाता है, उसकी लायबिलिटीज को पे कर दिया जाता है, और जो भी कैश हमें मिलता है वो हम पार्टनर्स में यहाँ पे बांट देते हैं। अब आप ही बताइए, अगर एक पार्टनरशिप फर्म के पास ये तीन एसेट्स है, एक बिल्डिंग है, एक गाड़ी है और एक कंप्यूटर है, क्या ये तीनों एसेट एक ही दिन बिक जाएंगे? और एक दिन अगर बिक जाएंगे तो क्या उनका बेस्ट दाम उन्हें मिल पाएगा? हो सकता है कि आपके पार्टनर्स ये चाहें कि अभी आज की डेट में उनको कंप्यूटर का दाम सबसे ज्यादा मिल रहा है तो कंप्यूटर बेच दे, बिल्डिंग उनको लग रहा है कि एक महीने बाद और ज्यादा दाम पे बिक जाएगी तो वो एक महीने बाद बिल्डिंग को बेचें, गाड़ी उनको लगता है 2 महीने बाद और ज्यादा दाम पे बिक जाएगी तो गाड़ी को 2 महीने रुक के बेचें। तो अब इस केस में हमारे पास जो कैश रियलाइज हो रहा है वो टुकड़ों में रियलाइज हो रहा है, वो पीसीज में रियलाइज हो रहा है। तो जो पीसीज वाला कैश रियलाइज हो रहा है, इसको इन पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से बांटा जाए, दैट इज रेफर टू एज द पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करेंगे, किस तरीके से इनको किया जाए ताकि इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाए, इनकी आपस में लड़ाई ना हो, वो हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक दिन में हो गया, बट एक दिन में ये नहीं होगा। आपके जो एसेट्स है उनको टुकड़ों में, पीसीज में रियलाइज किया जाएगा, और यहाँ पे उनका जो कैश है वो धीरे धीरे आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसीलिए इस मेथड को आपके पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का नाम यहाँ पे दिया जाता है। तो आई होप आपको ये पीस मिल का मीनिंग अब क्लियर हो चुका है कि इसे पीस मिल क्यों कहते हैं। क्योंकि टुकड़ों में आपका जो कैश है, आपके जो एसेट्स रियलाइज होकर कैश आ रहा है, वो आपके पार्टनर्स में बांटा जा रहा है। और प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा पीस बिल डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है, इसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है। जैसे बताया गया, इसे ग्रेजुअल रियलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैश हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली रियलाइज हो रहा है और धीरे धीरे हम यहाँ पे उसे बांटते जा रहे हैं। तो हमें जो भी एसेट बेच के कैश मिल रहा है, हम उसे धीरे धीरे पार्टनर्स के बीच में बांटते जा रहे हैं। और यहाँ पे इसे इंटरिम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश भी कहा जा सकता है, क्योंकि भी पूरा कैश तो रिसीव नहीं हुआ है, तो जितना रिसीव हुआ उसके बेसिस पे अभी हम अपनी इंटरिम बेसिस पे यहाँ पे रीपेमेंट्स करते जा रहे हैं। तो इन नामों से भी इसे बुलाया जाता है। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से याद कर लेने चाहिए, हो सकता है ऐसा कुछ आपसे पूछ ले। अब प्यारे दोस्तों, मैं बात आपसे कर रहा हूं कि मेरी पार्टनरशिप फर्म के जो एसेट्स है उनको टुकड़ों में बेचा जा रहा है। अब अगर उनको बेच के कुछ कैश रियलाइज हो रहा है तो उनपे सबसे पहला हक पार्टनर्स का नहीं है। सबसे पहला हक है हमारे जो बाहर वाले लोग हैं, क्रेडिटर्स है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, उनका सबसे पहला हक यहाँ पे बनता है। तो जो भी आपको कैश रियलाइज हो रहा है एसेट्स को बेच के, जैसे आपने कंप्यूटर बेचा, गाड़ी बेची, बिल्डिंग बेची, तो जो कैश मिला सबसे पहले आपको अपने क्रेडिटर्स की रीपेमेंट करनी है, और फिर जो बचेगा वो आपके पार्टनर्स के पास जाएगा। तो ये नहीं करना कि सीधा सीधा पार्टनर्स में बांट दो, पहले बाहर वालों को भी देखना है, पहले बाहर वालों को रीपे करना है। तो आपको बताया गया कि जो भी आपको कैश रियलाइज हो रहा है उसमें से सबसे पहले आपके डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस जो है वो आपको मीट करने हैं, और उसके बाद आपको बाहर वालों की पेमेंट करनी है। बाहर वालों में सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके जो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, यानी कि जिनकी सिक्योरिटीज हैं बट उतनी वैल्यू की नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया हुआ है 14,000 का, और जो उसके लिए आपने गिरवी रखा हुआ है वो 10,000 का यहाँ पे रखा हुआ है। तो 10,000 के लिए कॉन्टेक्स्ट में आपका जो बैंक है वो सिक्योर्ड हो जाएगा, और 4,000 के कॉन्टेक्स्ट में आपका अनसिक्योर्ड हो जाएगा। तो ये आप 10,000 की जो पेमेंट है वो यहाँ पे कर देंगे, और जो बैलेंस 4,000 है वो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ उसकी पेमेंट यहाँ पे करेंगे। इसके बाद है हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यानी कि जो आपकी वर्कर की सैलरी है, गवर्नमेंट की ड्यूज है, आपको उनको पे करना है। इसके बाद आते हैं जी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। और इसके बाद आते हैं हमारे पार्टनर के लोन, हमारी इंटरनल लायबिलिटीज, पार्टनर के लोन आते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, लास्ट में जाकर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट यहाँ पे करी जाती है। तो जितना भी अमाउंट रियलाइज हो रहा होगा वो सबसे पहले बाहर वालों के पास जाएगा, और फिर बचा खुचा अमाउंट हमारे जो पार्टनर है उनके कैपिटल के लिए मीटअप किया जाएगा। तो ये सीक्वेंस प्यारे दोस्तों आपको ध्यान में रखना जरूरी है। डिसोल्यूशन में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, बट फटाफट से आप इसे यहाँ पे दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पेमेंट्स करने होंगे, चाहे वो आपको वन शॉट में रिसीव हो या फिर आपको पीस मील में धीरे धीरे रिसीव हो रहे हो।
तो प्यारे दोस्तों, जब भी पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो एक ऐसा स्टेटमेंट हम तैयार कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें किन किन की रीपेमेंट करनी है, उनको यहाँ पे लिखते हैं और उनको यहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके पे करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा कैश, जिसको हमें इस्तेमाल करना है पेमेंट के लिए। इसके बाद जिन लोगों को पेमेंट देनी है, सबसे पहले बाहर वालों को, क्रेडिटर्स को, बिल पेबल को। इसके बाद कोई और लायबिलिटीज है, उनको रीपे किया। इसके बाद बारी आएगी पार्टनर के लोन की, और इसके बाद आएंगे आपके ए बी सी तीनों पार्टनर्स आ जाएंगे, इनकी रीपेमेंट आप यहाँ पे करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं कि आपका कैश जो है वो कितना आ रहा है, और फिर धीरे धीरे आपको जो कैश रिसीव होता जाता है आप उसमें ऐड करते रहते हैं, और इस कैश से आप अपनी जो लायबिलिटीज है उनकी पेमेंट इस ऑर्डर में करते रहते हैं। और जो भी पार्टनर का बैलेंस होगा, पार्टनर की जो रीपेमेंट आप करेंगे, जो भी उसके कैपिटल का बैलेंस होगा उसकी रीपेमेंट आप करेंगे, उसमें ये ध्यान रखिए कि अगर कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट और लॉस में बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो भी आप उसके कैपिटल में ऐड कर लीजिए, क्योंकि दैट अल्टीमेटली बिलोंग्स टू द पार्टनर। और अगर कोई लॉस खड़ा हुआ है बैलेंस शीट में तो उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लेस कर दीजिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली पार्टनर के कैपिटल से ही एडजस्ट होना है। और जो भी आपके पास फाइनल बैलेंस निकलेगा पार्टनर का, उसकी रीपेमेंट आपको यहाँ पे करनी होगी। तो जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि मेरे पास जो कैश बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है वो लेट्स सपोज 5000 का पड़ा हुआ है, और एसेट्स को बेच के मुझे जो कैश रियलाइज हुआ वो 1 लाख का हो गया। ठीक है जी, अब मेरे पास यहाँ पे 1,05,000 का कैश हो गया। इससे मैं अपने पहले क्रेडिटर्स की, बिल पेबल, अदर लायबिलिटीज की पेमेंट करूंगा, फिर पार्टनर के लोन की रीपेमेंट करूंगा, उसके बाद ए बी और सी की बारी आएगी। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि ए बी और सी जो है इनका जो बैलेंस बचता है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस की एडजस्टमेंट वगैरह के बाद, वो बचता है, सी का बैलेंस बचता है 20,000 का, बी का बचता है 10,000 का, और ए का बचता है 12,000 का। ठीक है, और मेरे पास जो कैश बचा सबकी रीपेमेंट करने के बाद, वो लेट सपोज केवल 30,000 का ही बचा है। अब 30,000 का कैश बचा हुआ है, और जो तीनों को मिलाकर पेमेंट करनी है वो करनी है 20 + 10 + 12 यानी कि 42,000 की पेमेंट करनी है। तो अब ये 30,000 किस हिसाब से ए बी और सी में बांटा जाए, ये समस्या आ जाती है, ये कंसर्न आ जाता है। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दूं, क्या कैपिटल रेशो में बांट दूं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है। तो किस तरीके से ये बांटा जाए वो मैं आपको इस सेशन में दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। अभी तक जो हमने बातें करी वो थ्योरेटिकल बातें करी, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से याद करने वाली बातें करी, बट अभी हम प्रैक्टिकल समझने वाली बातें करेंगे। तो आइए अपना डिस्कशन यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या दिक्कत है कि जो हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है रियलाइजेशन पे, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते रहते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसमें क्या दिक्कत है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे केस दिया हुआ है, इसमें एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 2:1 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और इनके जो बैलेंसेस हैं 75 और 50,000 के बचे हुए हैं। और यहाँ पे हमें जो कैश रिकवर हुआ रियलाइजेशन पे, वो पहले 45,000 रिकवर हुआ और आगे 15,000 रिकवर हुआ। ये कैश हमने इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इनके पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 45,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 15,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो इनका बैलेंस निकल कर आया, ये वो बैलेंस है अब जिसकी रीपेमेंट नहीं होने वाली है। ये बेसिकली हमारे रियलाइजेशन का लॉस हो गया। तो 35,000 और 30,000 का लॉस निकल कर आया। अब देखिए, एक्स और वाई ने ये वादा किया था कि प्रॉफिट और लॉसेस को हम 2:1 की रेशो में बांटेंगे, बट यहाँ पे जो लॉस हुआ हमारे पास रियलाइजेशन के समय, वो 2:1 की रेशो में तो नहीं है, वो तो 35:30 की रेशो में, 7:6 की रेशो में निकल कर आ रहा है। तो ये तरीका आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लॉस है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं है। तो ये तरीका आपका सही नहीं है, ये तरीका आपका गलत हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को नहीं फॉलो कर सकते। सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को फॉलो नहीं कर सकते तो हम कैपिटल रेशो को फॉलो कर लेते हैं, कैपिटल रेशो में बांट देते हैं। इनकी कैपिटल रेशो हमारे पास 75:50 यानी कि 3:2 की कैपिटल रेशो है, उसमें बांट देते हैं। हमारे 45,000 को भी हमने 3:2 में बांटा, और ऐसी 15,000 को भी 3:2 में बांटा। ऐसा करने के बाद हमारे पास जो एक्स और वाई का बैलेंस निकल कर आया, जो हमारे पास लॉस हुआ रियलाइजेशन का, वो 39,000 और 26,000 निकल कर आया। अब यहां पे अगर आप देखें तो अब क्या ये आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में है? नहीं है, ये तो आपकी 3:2 में निकल कर आ गया, कैपिटल रेशो में निकल कर आ गया। ये आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं निकल कर आया, और इसीलिए ये मेथड भी आपका सही नहीं है, ये मेथड भी आपका गलत हो गया, क्योंकि जो भी इनका लॉस आ रहा है रियलाइजेशन पे, दैट शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप में ये वादा किया था कि जो भी हमारे लॉसेस होंगे उनको 2:1 में बांटेंगे।
तो अब यहाँ पे 2:1 की रेशो नहीं निकल कर आ रही है, तो ये तरीका भी सही नहीं है। तो सही तरीका क्या है वो अब मैं आपको बता देता हूं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे दो सही तरीके अवेलेबल है। एक तरीका है आपका जिसे सरप्लस कैपिटल मेथड बोला जाता है, इसके कुछ और नाम भी हैं। इसे एक्सेस, प्रोपोर्शनेट, कोशेंट, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा मेथड है आपका मैक्सिमम पॉसिबल या फिर नॉशनल लॉस का मेथड। तो ये दो मेथड आपके पास अवेलेबल है, पहला सरप्लस कैपिटल का और दूसरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का मेथड। और यहाँ पे अभी इन्हीं मेथड्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में। आइए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं हमारे इस पहले मेथड की, जो कि है सरप्लस कैपिटल मेथड। तो सरप्लस कैपिटल मेथड के अंदर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि किस पार्टनर का जो कैपिटल है वो ज्यादा लगा हुआ है, सरप्लस में लगा हुआ है। जैसे लेट्स अज्यूम हमारे तीन पार्टनर है, ए, बी और सी, और यहाँ पे तीनों बराबर बराबर प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 1:1 की रेशो में। और मैं आपसे कहता हूँ कि जो ए का कैपिटल है वो यहाँ पे 30,000 लगा हुआ है, बी का जो कैपिटल लगा हुआ है वो 15,000 लगा हुआ है, और सी का जो कैपिटल लगा हुआ है वो यहाँ पे 10,000 का लगा हुआ है। तो अब अगर तीनों बराबर बराबर प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं तो तीनों को बराबर कैपिटल लगाना चाहिए था। सबसे कम कैपिटल सी का अगर 10,000 लगा हुआ है तो बाकियों ने क्यों ज्यादा लगाया? बाकियों का भी तो केवल 10,000 ही यहाँ पे लगा होना चाहिए था, है ना? तो यहाँ पे ए और बी ने फालतू कैपिटल लगाया हुआ है, दैट इज दी सरप्लस कैपिटल। बी ने 5,000 का लगाया हुआ है और ए ने यहाँ पे 20,000 का सरप्लस कैपिटल जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। तो पहले आपको ए और बी को जो इनका सरप्लस कैपिटल है वो लौटाना चाहिए, फिर ये तीनों अपनी प्रॉफिट रेशो में आ जाएंगे, इनके कैपिटल तीनों के 10,000 हो जाएंगे, इनके प्रॉफिट रेशो में हो जाएंगे, और फिर आप उन्हें जो भी अमाउंट रियलाइज हो रहा है उनकी प्रॉफिट रेशो में बांट सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो सरप्लस कैपिटल मेथड आपको कहते हैं कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगा रखा है, और जिस पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगा रखा है आप उसकी यहाँ पे रीपेमेंट कर दीजिए। आप इंश्योर कर लीजिए कि जो हमारे ज्यादा कैपिटल लगाए बैठे हैं उनकी कैपिटल जिन्होंने कम लगा रखी है उनके बराबर यहाँ पे आ जाए। और अगर आपने ऐसा इंश्योर कर लिया है तो फिर आप अपने जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आपको जो पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी आपका लॉस हो रहा होगा पार्टनर्स को, ए, बी और सी तीनों को जो लॉस हो रहा होगा वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही होगा। जैसे मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे को जो रियलाइजेशन पे अमाउंट रिकवर हुआ, दैट इज, लेट्स सपोज कि वो मेरे पास जो अमाउंट रिकवर हुआ दैट इज ओनली 40,000 का। ठीक है जी, ओनली 40,000 मेरे को रिकवर हुआ, और इन तीनों को जो देना था 30 प्लस 15 प्लस 10 कितना 55,000 का मुझे यहाँ पे देना था। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 40,000 में से मैं अपने ए और बी को 20,000 और 5,000 पकड़ा दूंगा। ठीक है जी, 25,000 मैंने इनको दे दिए, अभी बैलेंस मेरे पास ये 15,000 का पड़ा हुआ है। अब ये जो 15,000 का बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है मैं तीनों को बराबर बराबर बांट दूंगा, तीनों को 5,500 इसमें से दे दूंगा। तीनों को मैंने 5,500 इसमें से दे दिए, तो अभी अगर मैं इन तीनों का बैलेंस बाकी निकालूंगा तो वो अगेन 5,500 ही निकल कर आएगा, जो कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर ही है। तो मैंने ये इंश्योर कर दिया कि मेरा जो लॉस हो रहा है दैट इज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको आगे एग्जांपल से करके मैं आपको दिखाऊंगा और उससे आपको और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अभी बस केवल इतना समझ लीजिए कि इस मेथड के अंदर हम ये निकालते हैं कि किस पार्टनर का कैपिटल ज्यादा लगा हुआ है, सरप्लस में लगा हुआ है, और उसकी भरपाई हम पहले कर देते हैं ताकि उसका जो रिमेनिंग कैपिटल है वो बाकी पार्टनर के इक्वल हो जाए। और तीनों के कैपिटल जब इक्वल हो गए, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की प्रोपोर्शन में हो गए, तो फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो सरप्लस कैपिटल को सबसे पहले रीपे कर दो, ये इस मेथड का मेन फंड है। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सरप्लस कैपिटल मेथड है उसे और एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करता है। तो हमारे यहाँ पे बताया गया कि हमारे तीन पार्टनर्स है, ए, बी और सी, और उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 30, 15 और 25। प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। तो कैसे आप जो कैश रियलाइज होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए, बी और सी के अंदर, अगर आपका जो बैलेंस जनरल रिजर्व के अंदर है वो यहाँ पे ₹30,000 का है। तो आप किस तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पहले किसको कितना देंगे, ये चीज आपसे सवाल पूछ रहा है। एग्जामिनेशन में भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे ए, बी और सी के जो कैपिटल के बैलेंसेस है वो प्यारे दोस्तों हमें दे रखे, और आप इनको एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। 30,000, 15,000 और आपके 25,000 के बैलेंसेस यहाँ पे दे रखे। और हमारा जो जनरल रिजर्व है वो भी पार्टनर्स को ही बिलोंग करता है, तो
इस जनरल रिजर्व को भी पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो 30,000 का रिजर्व है, इसे इक्वली पार्टनर्स में बांट देते हैं, तो सबको 10,000 यहाँ पे मिल जाने वाला है। और इसको ऐड करने के बाद जो इनका फाइनल कैपिटल का बैलेंस निकल कर आया, वो निकल कर आया 40,000 का, 25,000 का, और निकल कर आया 35,000 का। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो तीनों के कैपिटल आपको पता लग जाता है कि तीनों को इतना इतना अमाउंट रीपेबल है, ए को 40, बी को 25 और सी को 35। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किसकी कैपिटल सरप्लस है, किसकी कैपिटल ज्यादा है। ये कैसे पता चलेगा? आप देखो कि किसकी कैपिटल सबसे कम है, उसकी प्रॉफिट रेशो के मुताबिक। अब प्रॉफिट रेशो तो यहाँ पे सबकी बराबर है, तो उसको तो कोई ध्यान में रख देने की जरूरत है नहीं। अभी यहाँ पे प्रॉफिट रेशो सबकी जब बराबर है तो सबका कैपिटल भी बराबर होना चाहिए था। तो ए 40 लगाया, बी 25 और सी 35, तो ये गलत है। अगर बी ने 25 लगाया और सबको प्रॉफिट्स बराबर ही मिल रहे हैं तो ए को भी 25 लगाना चाहिए था और सी को भी 25 ही लगाना चाहिए था। तीनों को 25 यहाँ पे लगाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। आपके जो ए और सी है वो यहाँ पे ज्यादा कैपिटल लगाए हुए हैं, और इससे हमें पता चल रहा है कि आपका जो ए और सी है उनका यहाँ पे सरप्लस कैपिटल है, और इस सरप्लस कैपिटल की पहले रीपेमेंट हम यहाँ पे कर देंगे। जो सरप्लस लगाया हुआ है ए और सी ने, उसकी पहले रीपेमेंट यहाँ पे कर देंगे। तो अब ए का सरप्लस हमारे पास निकल कर आता है 15,000 का, बी का कोई सरप्लस नहीं है, और सी का सरप्लस निकल कर आता है यहाँ पे 10,000 का। अब यहाँ पे बी तो हट गया, बी तो पिक्चर से निकल गया। अब ए और सी के बीच में लड़ाई होगी कि किसको पैसे पहले दिए जाएं। तो अभी भी हमें ये साफ पता चल रहा है कि ए का कैपिटल अभी भी सरप्लस में है। अगर सी का सरप्लस 10,000 बच रहा है तो ए का भी सरप्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 10,000 ही होना चाहिए था। तो ए का यहाँ पे 15,000 बच रहा है, तो इसका मतलब है कि ए अभी भी सरप्लस में खड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसको कितनी पेमेंट करनी चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले आपको ए को 5,000 रुपीज दे देने चाहिए। अगर आप ए को 5,000 रुपीज यहाँ पे दे देंगे तो ए का यहाँ पे 10,000 बचेगा, और 10,000 ए और सी का जो सरप्लस है वो यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब ए और सी बराबर पोजीशन में आए तो इसके बाद आपकी जो रियलाइजेशन होगी उसमें आपको ए और सी जो है उनको 10,000 यहाँ पे दे देना चाहिए। अब इनको अगर आपने 10,000 दे दिया तो अब तीनों का जो अमाउंट है वो 25 25 25 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो भी रियलाइजेशन होगी आपकी, उसे आप तीनों में बराबर बराबर इक्वली यहाँ पे बांट दीजिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके जो एसेट्स का रियलाइजेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसा हमें सरप्लस कैपिटल मेथड से पता चलता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए साफ सुथरे तरीके से चार्ट बना दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ए, बी और सी तीनों हमारे पास अवेलेबल थे। हमने इनका जो फाइनल पेबल बैलेंस था जनरल रिजर्व को ऐड करके वो निकाल लिया है। और अब यहाँ पे तीनों बराबर बराबर अगर प्रॉफिट में हिस्सेदार है तो सबका कैपिटल बराबर 25-25 हजार होना चाहिए था। तो ए का और सी का यहाँ पे क्या सरप्लस निकल कर आया। ए का जो है सी से भी सरप्लस ज्यादा निकल कर आया, ए सी से भी ज्यादा 5,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम ए और सी को कंपेयर करते हैं तो उसमें ए का अगेन एक्स्ट्रा सरप्लस निकल कर आता है, और इसे कई बार अल्टीमेट सरप्लस या फिर अल्टीमेट एक्सेस का नाम भी दे दिया जाता है। तो सबसे पहले आप ए को 5,000 की रीपेमेंट कर देंगे। सबसे पहले आप ए को 5,000 की रीपेमेंट करेंगे। अब ए और सी हमारे बराबर पोजीशन पे आ जाएंगे। अब ए और सी दोनों का 10,000 का सरप्लस बकाया हो जाएगा, और उसके बाद हम ए और सी को 10,000 दे देंगे, और बाकी जो बैलेंस बचा होगा वो हम यहाँ पे ए, बी और सी में बराबर बराबर बांट देंगे। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि हमारे पास जो रियलाइजेशन हुआ वो 50,000 का हुआ। लेट्स सपोज कि हमारे पास 50,000 का रियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। तो किस तरीके से आप उसे पार्टनर्स के बीच में बांटने वाले हैं? तो 50,000 का जो आपके पास रियलाइजेशन हुआ, आप उसमें से सबसे पहले 5,000 ए को पकड़ा देंगे। 5,000 आपने ए को पकड़ाए, बाकी हमारे पास बैलेंस कितना बचा 45,000 का। 45,000 में से आप 10,000 जो है वो ए और सी को पकड़ा देंगे। तो 20 आपने पे कर दिया, बैलेंस बचा 25,000 का। अब ये जो 25,000 बचा आप ए, बी और सी में बराबर बराबर इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे जो भी हमारी रियलाइजेशन हो रही होगी उसका हो जाएगा। पहले जो हमारा सरप्लस कैपिटल होगा उसे रीपे कर देंगे, और उसके बाद जब सारे बराबर लेवल पे आ जाएंगे, अपनी प्रॉफिट रेशो के बराबर लेवल पे आ जाएंगे, तो फिर उनकी प्रॉफिट रेशो में हम यहाँ पे रीपेमेंट करते रहेंगे। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं और बात करते हैं हमारे अगले मेथड की, जो कि है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया था उसके अंदर अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा।
देखो हम जो भी रियलाइजेशन हो रही थी उसमें से सबसे पहले किसकी पेमेंट करते थे, अपने जो क्रेडिटर्स हैं, अपने जो बाहर के लोन हैं उनकी रीपेमेंट करते थे। यहाँ पे भी वही करेंगे, सबसे पहले आपके बाहर वालों की रीपेमेंट होगी। जो पार्टनर्स की रीपेमेंट होनी है उसमें अब थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आ जाएगा। तो जो पार्टनर्स की रीपेमेंट होनी है उसको हम यहाँ पे एक अलग तरीके से, अलग अप्रोच से करने वाले हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और इन तीनों का जो अमाउंट बकाया है फर्म के अंदर, लेट्स सपोज दैट इज 30,000, 30,000 और 30,000। और हमारे पास जो रियलाइजेशन हुई वो दो इंस्टॉलमेंट में हुई। पहली इंस्टॉलमेंट में लेट्स सपोज जो हम रिकवरी कर पाए डेट वाज ओनली 21,000, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हम जो रिकवरी कर पाए डेट वाज ओनली 15,000। तो लेट्स सपोज ये हमारी रिकवरी हो पाई थी। तो हम इसके अंदर हम ये एज्यूम करेंगे कि जो पहली इंस्टॉलमेंट में हमारी रिकवरी हुई 21,000 की, हम ये एज्यूम करते हैं कि दैट इज द ओनली रिकवरी, यही रिकवरी हमें हुई है, इसके बाद कोई रिकवरी नहीं हुई। एक बार के लिए हम अगली रिकवरी को यहाँ पे भूल जाते हैं, अगली रिकवरी पे यहाँ पे हम पर्दा डाल देते हैं। तो 21,000 की अगर हमारी इकलौती रिकवरी होती है, पार्टनर्स को 30 प्लस 30 प्लस 30 यानी कि कितना 90,000 यहाँ पे देना था, 21 ही रिकवर हो पाया, तो आपका जो लॉस हो गया वो यहाँ पे 69,000 का लॉस यहाँ पे इनकर हो गया। तो 69,000 के लॉस को हम पार्टनर्स में बराबर बराबर यहाँ पे बांट देते हैं। तो अगर हम इस लॉस को यहाँ पे इनमें बांटेंगे बराबर बराबर, तो कितना है 23,000, 23,000, 23,000। तो बेसिकली इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें बांट दिया जाएगा। बराबर बराबर इसलिए बांटा क्योंकि हमने यहाँ पे ज्यूम कर लिया कि तीनों बराबर बराबर प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं, ताकि हमारा जो केस है थोड़ा सा आसान हो जाए। चलिए जी, तो बैलेंस हमारे पास कितना बचता है, 7,000, 7,000 और 7,000। तो 23, 23, 23 का तो लॉस हो गया, जो 7,000, 7,000, 7,000 बचता है दैट इज गोइंग टू बी रीपेड टू द पार्टनर्स। तो इतनी रीपेमेंट उनको यहाँ पे हो जाएगी। पर अब इतनी रीपेमेंट यहाँ पे उनको हो गई, और अब हम नजर डालते हैं अपनी अगली इंस्टॉलमेंट की तरफ, जो कि हमें 15,000 यहाँ पे रियलाइज हो चुकी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पार्टनर्स का भी कितना बैलेंस बाकी था। तो 7,000 मिल गया था तीनों को, इन तीनों का भी 23 बाकी है, तीनों को 23 बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि जितना लॉस था उतना ही उनका बाकी होने वाला है। तो अभी इतना इनका बाकी है, और अभी 15,000 की रिकवरी हो चुकी है, तो 16,000 बाकी था, 15,000 की रिकवरी हुई है, और अभी हमारे पास जो लॉस निकल कर आया वो कितना हो जाएगा, ये लॉस हमारे पास कितना हो जाएगा, 69 माइनस 15, ये आपका 54,000 का लॉस निकल कर आ जाएगा। और इस लॉस को भी आप बराबर बराबर तीनों में बांट देंगे, तो 18,000, 18,000 और 18,000 तीनों में बढ़ जाएगा, और जो बैलेंस निकल कर आएगा आप तीनों को पे कर देंगे, तीनों को 5,000 आप यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कैलकुलेशन है यहाँ पे होता है। तो हम हर एक इंस्टॉलमेंट को ये मानते हैं कि ये हमारी आखिरी इंस्टॉलमेंट है, और जो उसको कंसीडर करके लॉस निकल कर आता है वो पार्टनर्स में बांट देते हैं। उस लॉस को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो हम पार्टनर्स को पे कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले हमने 21,000 को बांटा बराबर बराबर तीनों पार्टनर्स में, और फिर हमने 15,000 को बराबर बराबर तीनों पार्टनर्स में बांटा, और अभी जो इनका अमाउंट बचा हुआ है यहाँ पे वो हमारा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो अभी इनका जो बैलेंस बचा होगा 18,000, 18,000 और 18,000 का, ये हमारा लॉस हो जाएगा, अनपेड अमाउंट हो जाएगा, और ये पार्टनर्स को रीपे नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है कि इस मेथड के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं हमारा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन एवरी रियलाइजेशन। तो हम हर एक रियलाइजेशन को यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा आखिरी रियलाइजेशन है, फ्यूचर के अंदर कोई और रियलाइजेशन नहीं होगा, और इसके बेसिस पे हम यहाँ पे इनका बैलेंस असर्टेन करते हैं, और उस बैलेंस के अकॉर्डिंग इनकी रीपेमेंट यहाँ पे हम कर देते हैं, जैसा अभी हमने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। तो यही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है, एग्जाम्पल से करेंगे, डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये था जी हमारा आज का डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए कंसेप्ट चेक का सवाल है, प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज। प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड को और किस नाम से जानते हैं, तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड, एक्सेस कैपिटल मेथड, ये सभी नाम हमारे प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड के ही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन, जहां पे हमने पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया। तो बहुत ही प्रैक्टिकल सा कंसेप्ट है, और इसमें जो दो इंपॉर्टेंट मेथड्स आपके पास डिस्कस किए वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और आई होप आपको ये नॉलेज यहाँ पे मिल गई है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।